मंच पर उपस्थित समस्त समाज के अग्रणी महानुभाव, एक एक व्यक्ति जो बैठा है वो सब बहुत आदरणीय है और सब मेरे बहुत दिल के करीब हैं। तो मैं किसी का नाम लूं और किसी का छोड़ दूं वो अन्याय होगा, इसलिए मैं केवल मंच के अतिथियों को, आप सबको दिल से जय भीम कहते हुए, बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हुए और करेड़ा की इस सरजमीन पर आप इतनी बड़ी तादाद में जो आए हैं, समाज के बंधु बहनें, युवा साथी, बुजुर्ग लोग, साधु संत, जनप्रतिनिधि, आप सबको भी मेरा जय भीम, जय बाबारी। मित्रों, इस इलाके में कहते हैं कि काम कोई बहुत जोरदार हो जाता है तो उसको कहते हैं भाई काम करेड़ा का हो गया है ये। तो आज ये काम जो आपने किया, ये काम करेड़ा का हो गया, ये मैं आपको कह सकता हूं। मेरी बड़ी मर्जी नहीं थी, मैंने कहा कि सामाजिक सम्मेलन है, आप लोग कर लीजिए। कल शाम तक मैं बेंगलोर में था, लेकिन युवा साथियों ने कहा कि आप खुद आ जाएंगे या किडनैप करके हम ले आएंगे आपको। तो मैं फाइनली रात में पहुंचा और सुबह सुबह ट्रेन से उतर के मैं सीधा ही आपके बीच में यहाँ पहुंचा। लेकिन जिस तादाद में आप आए, रायपुर के सम्मेलन में अपन ने घोषणा करी, आप लोग थे उसमें से कई लोग, और रायपुर के सम्मेलन के 10 दिन बाद आप लोगों ने आकर के ये साबित कर दिया कि आप एक जागरूक समाज है, चेतना संपन्न समाज। मैं युवा टीम को बिना किसी का नाम लिए, पूरी टीम को बहुत धन्यवाद देता हूं और बधाई देता हूं कि आपने रात दिन मेहनत की। कल रात में जयपुर पहुंचने पर एक ग्रुप ने, जिसमें कोई समाज का नहीं था, गैर समाज के लोग, उन्होंने कहा कि आपके जिले में ये क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे केवल एक ही चीज चल रही है। तो मैंने कहा ये वहां के युवाओं की ये खासियत है। मैं जेबीआर ग्रुप का खास तौर पे धन्यवाद दूंगा, भामाशाहों का। हालांकि हम भामाशाह शब्द के बजाय आजकल गायकवाड़ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बाबा साहब अंबेडकर को बड़ौदा महाराज गायकवाड़ ने भेजा था, तो हम आजकल कहते हैं भाई गायकवाड़ों का हम सम्मान करते हैं, जिन्होंने ये टेंट लगाया, जिन्होंने समाज के लिए भोजन बनाया, पानी की व्यवस्था की, ये सारे जो कैमरा की व्यवस्था की। आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद कि आपका एक एक पैसा समाज के काम आ रहा है। बहुत धन्यवाद साथियों। बातें सब हो चुकी है, खुल करके बातें हो चुकी है, कोई ढकी छुपी बात रही नहीं है। और सबसे बाद के वक्ता के साथ समस्या ये आती है कि सारे ही वक्ता उससे पहले बोल चुके होते हैं, सारी बातें बोल चुके होते हैं, तो उसके पास बोलने के लिए कुछ खास बचता नहीं है। फिर भी मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। मित्रों, ये समाज जिसमें खीवन जी महाराज, धारू जी मेघ, जिसमें गोकुलदास जी महाराज, गरीब साहब जैसे लोग, जिसकी काया के होम देने से पुष्कर का जल पवित्र हुआ, जिनकी वजह से मेहरानगढ़ का किला आज खड़ा है और पीछालो की झील में पानी है, उस बलिदानी समाज को मैं नमन करता हूं। उसमें आप पैदा हुए हैं तो गर्व रखिए, कभी शर्म मत रखिए, डरिए मत। हमने बचपन से, क्योंकि हमारे सब लोग भजन गाने वाले लोग हैं, तो हमने बचपन से सदैव यह सुना, हेली मारी निर्भय रिजोए। तो डरने की कोई बात नहीं है, और कोई भी किसी भी रूप में डराने की छोटी मोटी भी कोशिश करे, अन्याय अत्याचार करे, चाहे बाबा रामदेव के मंदिर को हटा दिया हो, चाहे कहीं झंडा जला दिया हो, कहीं कुछ और कर दिया हो, किसी के खेत की मेड़ से तारबंदी हटा दी हो, ये सारी घटनाएं जो हो रही है पूरे जगह जगह पर, वो सब हमारी नॉलेज में है। और उसके लिए जो कोशिश कर सकते हैं
वो करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि जितने भी लोग आज ऐसे अन्याय अत्याचार की बातें लेकर के आए हैं, इस मीटिंग के बाद यहीं रुकिए। मैं 4 घंटे इसी मंच पर और रहूंगा। आपके यहीं से जिससे बात करनी है, कलेक्टर से बात करनी है, एसपी से बात करनी है, आईजी से बात करनी है या डीजीपी से बात करनी है, यहीं बात करेंगे और यहीं निर्णय करेंगे कि उसका क्या होना चाहिए। तो ये अन्याय अत्याचार तो सदियों से जारी है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक आप पलट करके वार नहीं करेंगे। मार खाते रहने वाले समाज को हर कोई मारता है। आपको कोई एक थप्पड़ मारता है तो आपके भी तो 2 हाथ हैं, मुड़िए ना वापस, रखिए हाथ में एक लठ। और SC/ST एट्रोसिटी एक्ट ये कहता है कि अन्याय करने वाले लोगों का हथियारों के लाइसेंस रद्द करने चाहिए और जिन पर अन्याय होता है उनको हथियारों के लाइसेंस देने चाहिए। तो जहां जहां भी उत्पीड़न है, जो एट्रोसिटी प्रोन एरियाज हैं, मैं आप युवाओं से अनुरोध करता हूं कि वहां के लोग पिस्तौल के लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन लगाएं। और ये मोबाइल लेके मत घूमो, हाथ में थोड़ा ऐसा हथियार लेके घूमो, कोई नहीं अत्याचार करेगा। हमारे ही अनुसूचित जाति समाज के कुछ समाज है जिन पे कोई अत्याचार करता है। खटीक समाज पे किसी का अत्याचार करने की हिम्मत है? वाल्मीकि समाज पे किसी का अत्याचार करने की हिम्मत है? तो सारा अत्याचार सहने का ठेका साल्वी मेघवंशी समाज ने क्यों ले रखा है? पलट के करो। आज कहीं बातें यहां पे हुई, समाज आज यहां से राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक दिशा लेके जाना चाहिए। तो मैं आर्थिक चीज पे बात कहना चाहता हूं। हम बहुत भजन बोलते हैं और भजन में मन लागो मेरो यार फकीरी में, ऐसा भजन बोलते हैं। यार जो बीपीएल समाज है उसका मन और फकीरी में लगा रहेगा तो फिर तो महाफकीर हो जाएंगे हम। तो अगले 20 साल के लिए भजन को बदलिए और कहिए कि मन लागो मेरो यार अमीरी में। ये जो डांगी जी कर रहे हैं, श्याम जी, और ये जो JBR ग्रुप कर रहा है, समूह बनाइए एक एक गांव के 10-10, 20-20 लोगों के और बिजनेस में काम कीजिए। नौकरियां नहीं बची, अब आरक्षण बच भी जाएगा तो नौकरियां ही नहीं है। राजस्थान में 20 लाख जो कर्मचारी हैं उसमें 10 लाख तो स्थायी कर्मचारी और 10 लाख पार्ट टाइम जॉब पर लिए हुए लोग हैं। या आजकल जो लेते हैं ना, संविदा पर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर लेते हैं। तो फिर अगर संविदा पर आधे लोग हैं और उसमें रिजर्वेशन नहीं है आपका, तो आपके लिए कहां जगह होगी? तो सोचिए कि बिजनेस की तरफ बढ़ना बहुत जरूरी है और मिलकर के बिजनेस कीजिए ताकि, और ये 2 उदाहरण हमारे सामने है, श्रीजी ग्रुप का और JBR का। मैं दोनों को धन्यवाद देता हूं, दोनों ग्रुपों को। और जितने भी लोग पैसा कमा रहे हैं उनकी आलोचना मत करिए कि भाई ये पैसा कमा लिया, तो पैसा कमा लिया तो समाज के काम आ रहा ना। आज पैसा कमाया तो आपको छाया मिली ना, आज पैसा कमाया तो भोजन मिलेगा, आज पैसा कमाया तो हमको किसी की मेहरबानी पर ये कार्यक्रम नहीं करना पड़ रहा है, हम अपने संसाधन पे कर रहे हैं। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, सारे रामदेव जी के जो मंदिर हैं उन मंदिरों में एक एक अलमारी रखिए और लाइब्रेरी बनाइए। उन मंदिरों को देवालय, पुस्तकालय बनाइए, सारे देवालय। समाज के इतिहास की किताबें रखिए, भारत का संविधान रखिए और बाबा साहब अंबेडकर की किताबें रखिए और कंपटीशन की भी किताबें रखिए, तब जाकर के समाज आगे जाए। 20 साल हमें यह निर्णय लेना चाहिए अगले 20 साल के लिए कि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आर्थिक विकास के लिए काम करेंगे। हर एक ब्लॉक पर जितने लोग छात्रावास बना रहे हैं मैं उन सबको बधाई देता हूं, लेकिन यहां से प्रण करके जाइए कि हम अपने अपने ब्लॉक में अगले 5 साल में एक छात्रावास बनाएंगे, लड़कों के लिए अलग और लड़कियों के लिए अलग। और जो लोग 12वीं में पढ़ रहे हैं या BA कर रहे हैं या MA कर रहे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहता हूं, अपना लक्ष्य लंबा रखिए, असंभव को संभव बनाने का। और ये सोच लीजिए कि हमको इस देश में नहीं,
बल्कि विदेश में जाके पढ़ना है। भारत की सरकार और राजस्थान की सरकार विदेश में पढ़ने के लिए पैसा देती है 1 करोड़ रुपया, और राजस्थान में जो 500 करोड़ रुपया दिया जा रहा है उसमें हम 18% मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि 90 SC ST के युवाओं को आप उसमें दीजिए ताकि वो विदेश में जाके पढ़ेंगे। बाबा साहब को अगर विदेश में पढ़ने का मौका नहीं मिलता तो आप क्या सोचते हैं कि हम आज यहां से बैठ करके बात कर पाते? या बाबा साहब संविधान सभा में जो गरजते थे वो गरजते क्या अगर वो कोलंबिया में नहीं पढ़े होते, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़े होते? तो हमारे बच्चों को अब्रॉड भेजिए, बच्चियों को विदेश भेजिए। विदेशों में कोई जाति नहीं पूछता है। यहां तो कॉलेज जाओ तो नाम पूछ के सरनेम पूछते हैं, जाति पूछते हैं, कहीं निकलो तो जाति पूछते हैं। आप लंदन में बता भी दें कि फलानी जाति, तो समझ में नहीं आता है कि भाई ये कौन सी जाति। फ्रांस में बता दीजिए, अमेरिका में बता दीजिए आपकी जाति, पता चलता है क्या? वहां तो यही पता नहीं चलता है कि भाई जातियां भी होती है। वहां जातियां होती नहीं तो उनको समझ ही नहीं आता है। हमारे यहाँ तो जातियां भी होती है, ऊपर भी होती है, नीचे भी होती है, इधर भी होती है, उधर भी होती है, बड़ी गंदगी मची हुई है। तो विदेशों में बच्चों को पढ़ाने के लिए चाहे खेत बेचना पड़े, गिरवी रखना पड़े, लोन लेना पड़े, लेकिन करिए, क्योंकि ये आप करेंगे तब जाकर के समाज में एक इतनी बड़ी समृद्धि का निर्माण होगा। और एक एक गांव में अगर कोई लंदन में पढ़ा हुआ, कोई कोलंबिया में पढ़ा हुआ, न्यूयॉर्क में पढ़ा हुआ, जापान में पढ़ा हुआ बच्चा रहेगा, उस गांव में कोई अत्याचार कर सकता है क्या? वो वहां से बैठ के यूनाइटेड नेशन को चिट्ठी लिखने की हिम्मत आ जाएगी उसमें। ऐसे बच्चों का निर्माण हमको करना है और वो संकल्प लेके उठना है। यहां पर समाज सुधार की भी बातें हुई, हमने बहुत कुछ चलाया, ऐसी बहुत चिट्ठियां लिखी है, और हम बहुत बदनाम हैं इस बात के लिए कि भाई हमारा नुक्ता बिगाड़ दिया, मौसर बिगाड़ दिया, गंगोज नहीं करने दिया, हमारा ये कर दिया, वो कर दिया। तो मैं आधे टाइम तो 4 महीने तो प्रशंसा झेलता हूं और 8 महीने गालियां सुनते रहता हूं, क्योंकि समाज सुधार की बात है। लोग कहते हैं आपसे उधार लेके थोड़ी ना हम अफीम खा रहे हैं, हम अपनी मर्जी से खा रहे हैं, हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। मित्रों, पहले क्या रीत रही, क्या रहा, ये मैं उसकी नहीं बात करना चाहता हूं, पर आज समाज की स्थिति बहुत बुरी है। अन्य समाजों को आप देखेंगे तो वो कहां पहुंच गए आपके देखते देखते, और हम कहां पहुंच गए? हम निरंतर नीचे जा रहे हैं। और किसी जगह बैठने जाते हैं तो वो जब अफीम का वो लगा रहता है तो मुझे लगता है कि भाई अब ये जो टाइटैनिक आपने ये जहाज यहाँ पे बिठा रखा है और इस पे मक्खियां तैर रही है, इसको लेके क्या करें हम? मैं पंचों को नाराज नहीं करना चाहता, क्योंकि आप में बड़ी ताकत है। आपकी पगड़ी में जितनी आंटे हैं उतने ही आपके पास पेंच है, और आपके मन में चल रहा होगा कि अभी तो भाषण दे दे बेटा, फिर कल तेरा इलाज करेंगे हम, वो चल रहा होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आप इलाज करिए, आपके समाज का बेटा हूं, आप इलाज करेंगे तो चलेगा। लेकिन सबके वोट की एक कीमत है, लेकिन हमने उस कीमत को नहीं समझा, हमने वोटों को कीमत पर बेचना शुरू किया है। और वो जब तक चलेगा तब तक मुझे लगता है कि समाज में बदलाव नहीं आ सकता है। हम यहां कितना प्रस्ताव पारित कर लें, जो राजनीतिक लोग हैं उनको मालूम है कि तुम प्रस्ताव पारित कर लो, हमारे पास पूरा डाटा है, किसको कैसे सेट करना है, किसको कैसे काम करना है, वो सब उधर से काम चलता रहता है। तो अगर आप ये संकल्प करके नहीं उठेंगे कि हम मत की कीमत को समझेंगे, और यही वो चीज है जिसकी वजह से गली मोहल्ले में और आपके घर में लोग आ रहे हैं, आपके हाथ जोड़ रहे हैं, नहीं तो कोई नहीं आता है। एक पार्टी तो कहती है कि ये अपने है ही नहीं, और दूसरी पार्टी ये कहती है कि ये तो अपने ही है, इनको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्यों बना अपना हमारा ये मामला? तो आज जैसे ताकत दिखाई और आज जैसे आपने कहा कि अगर सुनाई नहीं होगी और सुनेंगे नहीं तो हम अपना उम्मीदवार उतार सकते हैं, ये कम बात नहीं है। ये कहने का साहस आप में आया और आपने ये हिम्मत करी, जरूर उतारिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं तो किसी पार्टी में नहीं हूं, मेरी पार्टी तो आप लोग हैं, आप जो फैसला कर देंगे आपकी पार्टी में हम लोग हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन राजनीति में वोट का बंटवारा करने से हासिल क्या होता है और क्या नहीं होता, इसको भी सोचना पड़ेगा। हमें एक जगह पर ताकत लगानी चाहिए और बाकी जगह पर अपने वोट को एकजुट करके और उस वोट की को दिखा करके
कि ये इस समाज के वोट से आप जीत करके गए हैं और आपको 5 साल तक इसके लिए काम करना है। ऐसा प्रबंध कीजिए। मैं युवा टीम से कहना चाहता हूं, आपका बहुत जोश है और मुझे मालूम है कि आज ही रात में बैठ के आप उम्मीदवारों की भी घोषणा कर सकते हो। आपके पास पैसा भी है, आपके पास तो सब कुछ है, लेकिन हमें हर कदम सोच सोच करके लेना है। ऐसा कोई कदम नहीं लेना है जिससे हमारा समाज पीछे जाए। हम आगे जाना चाहते हैं, हमको सब तरह के लोग चाहिए, सब प्रकार के चीजें चाहिए। तो राजनीतिक निर्णय जो भी करना है उसमें सोचेंगे, सोच विचार करके आप सबकी अनुमति से हम निर्णय लेंगे। तो मित्रों, ये तो बातें हुई समाज की। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि हमने, क्योंकि हम बड़ा समाज है एससी का, जो बात प्रकाश नागर जी ने अभी कही थी उधर सबसे पहले कि राजस्थान की आबादी में हम 60% हैं। अगर 1 करोड़ 20 लाख में आप 60-70 लाख हैं तो बड़े भाई की जिम्मेदारी बनती है कि सबको साथ लेके चले। अकेले अकेले चलने से काम नहीं चलेगा। हमारे समाज का आज सम्मेलन हो गया, अगला सम्मेलन करिए दलितों आदिवासियों का मिला करके, उसमें इससे 5 गुना तादाद में लोग लाइए। और क्योंकि हम अलग अलग जाति हैं लेकिन संविधान हमको अनुसूचित जाति मानता है, तो पूरा मिला करके काम हमको करना पड़ेगा और तब जाकर के हमारी ताकत बनेगी। हम लोगों ने 1 महीने तक 50 जिलों की यात्राएं करी, अभी यात्रा करके 100 जनसभाएं करी और हमारे समाज का, मतलब अनुसूचित जाति समाज का एक मैनिफेस्टो बनाया है जो मेरे हाथ में है। और आपके पास अगर मोबाइल है तो ये अभी 1 घंटे बाद आपके हर एक के मोबाइल में इसकी कॉपी आएगी। इस 26 पेज के मैनिफेस्टो में नरेगा में काम करने वाले मजदूर से लेकर आईएएस आईपीएस अधिकारी तक सबके हित की बात हमने लिखी है। और हमने कहा, राजनीतिक दलों को बुलाया 28 तारीख को, 600 लोग पूरे राजस्थान से इकट्ठा हुए इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में, और इकट्ठे होकर के हमने पॉलिटिकल पार्टीज को कहा कि इसमें जो लिखा हुआ है आपके घोषणा पत्र में, उसको कितनी जगह आप दोगे, उससे हम तय करेंगे कि आपके लिए हमारे समाज में कितनी जगह है। और दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आप पर अत्याचार होता है चुप रहता है, आप पर अन्याय होता है और अन्याय करने वालों का पक्ष लेता है, तो यह समय है आपके पास इन सारी चीजों का जवाब देने के लिए। यह चुनाव नहीं है, यह जवाब देने का समय है। तो अंदर जाकर के जब बटन दबाओ आप, तो याद रखो कि कौन आपका दोस्त है और कौन आपका दुश्मन है। दोस्तों और दुश्मनों की शिनाख्त करने की परिस्थिति जिस समाज में नहीं होती है, उस समाज को लोग गुलाम बना लेते हैं। तो वो हमको करना चाहिए। तो कहने के लिए बातें तो बहुत सारी है, लेकिन चूंकि आप सब लोगों को यहां से जाकर के अभी भोजन भी करना है और जाना भी है, लेकिन मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि ये जो आपकी जागरूकता है सोशल मीडिया वाली, इसको, इस वर्चुअल संसार को एक्चुअल संसार से जोड़िए। और हमें यह भी तय करना चाहिए कि हमें अपने किसी भी चीज में कोई गाली गलौज नहीं आनी चाहिए, किसी भी प्रकार का हेट स्पीच नहीं आना चाहिए। आपको कोई गाली देगा समाज को, तो मैं इस मंच से आपको ये वादा करके जा रहा हूं, वो जेल में होगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। सरकार ये रहे, सरकार वो आ जाए, सरकार तीसरी आ जाए, भारत का संविधान यही रहेगा। और संविधान आपके साथ खड़ा है, पार्टियां खड़ी है या नहीं खड़ी है, व्यक्ति खड़ा है या नहीं खड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत का संविधान आपके साथ खड़ा है और संविधान ये कहता है कि कोई हमको गाली देगा, उसको जेल होगी और आपको मुआवजा मिलेगा। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। ये छोटी मोटी चीजें जो इधर चली, ऐसी चीजों को हम ताकत के साथ समझाएंगे और कानूनी तरीके से समझाएंगे। ये फोन पर रिकॉर्डिंग करके जवाब देने की जरूरत नहीं है, उससे नफरत फैलती है और नफरत फैलने से कोई फायदा नहीं होता है। किसी भी समाज से हमारा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन हर उस व्यक्ति से हमारा झगड़ा है जो हमारे खिलाफ है। जो भी हमारे खिलाफ है, हम उसके खिलाफ हैं। हमारा सीधा सा मामला है और कोई लंबी चौड़ी बातचीत नहीं है।
तो मित्रों, बहुत आप आए इतनी बड़ी संख्या में, मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं। यहां जितने चेहरे दिख रहे हैं वो अलग अलग आंदोलनों में साथ रहे हैं। कोई सूर्या के आंदोलन में साथ थे, कोई सगरेव के आंदोलन में साथ थे, कोई कहीं साथ थे। तो ऐसा तो है नहीं कि हम में परिचित नहीं है, हम एक दूसरे को जानते हैं और देखते हैं और सारी चीज करते हैं। सारा हमने किया है और हम करते रहेंगे एक साथ मिलकर के। थोड़ा सा आजकल कम समय मिलता है क्योंकि बाहर के प्रदेशों में जाना पड़ता है, कुछ विदेशों में जाना पड़ता है, लेकिन मैं जहां भी जाता हूं बाबा साहब की बात करता हूं, संविधान की बात करता हूं, आपके हक अधिकार की बात करता हूं। मेरा व्यक्तिगत कोई एजेंडा नहीं है, मैं किसी पार्टी का मेंबर नहीं हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, किसी पार्टी में किसी पद पे नहीं जाऊंगा। मेरा सबसे बड़ा पद आप हैं और आपके साथ हूं। मैं सत्ता के साथ नहीं, सत्य के साथ हूं, राज के साथ नहीं, समाज के साथ हूं। ये मैंने सदैव कहा और मैं आज फिर से आपके साथ कहना चाहता हूं, हर समय आपके साथ, सड़क से लेके संसद तक जहां भी लड़ना पड़ा आपके साथ लड़ेंगे, आपके सम्मान के लिए लड़ेंगे, स्वाभिमान के साथ लड़ेंगे, गरिमा के लिए लड़ेंगे और किसी पे कोई अन्याय अत्याचार नहीं होने दिया जाएगा। मैं फिर दोहराना चाहता हूं कि जो भी लोग किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन लेकर के आए हैं, मैं यहां रुकूंगा 2-3 घंटे और यहीं बैठूंगा। आप मिलिए, पूरी बातचीत करेंगे, यहीं से संबंधित अधिकारी को फोन करेंगे और अगर वो नहीं मानेंगे तो आपके साथ सड़क पर सबसे पहले मैं बैठने के लिए आऊंगा। आपने बुलाया, आप इतनी बड़ी तादाद में आए और ये मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जय भीम, जय भारत।